Hello guys, assalamu alaikum guys. Welcome back again to our channel Pakistani Fair Reactions. So guys, my name is Hassan Hassan And I'm Ahmad Latif. and today's video title is Make in India 2014 to 2021. 7 years report card in Hindi, future of Make in India. ठीक है जी, मतलब इस दुरानी के अंदर मेक इन इंडिया में मतलब क्या इंडिया ने progress क्या हुई? कुछ बनाया और फ्यूचर में क्या कुछ हमें नज़र आएगा मेड इन इंडिया की स्टैम्प के साथ, ये इस वीडियो में बताया जाएगा। हसन करंटली देखा जाए तो इंडिया बहुत कुछ बना रहा है। अगर हम नाम ले थक जाएंगे, रात गुजर जाएगी, बहुत ज़्यादा। वो प्रोडक्ट्स ख़त्म नहीं होंगे, इतना कुछ इंडिया इस वक्त बना रहा है। लेकिन मज़ीद हम इस वीडियो में अंदर देखेंगे, कोशिश करेंगे हमें मोस्टली चीज़ों का बता दिया जाए और इस पर हम फिर मज़े की डिस्कशन ज़रूर करेंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद। तो विदाउट एनी डिले हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ गाइस स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। जब से भारत सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तब से भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लेकर दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सक्सेसफुल मानता है, उनका कहना है कि भारत को मेक इन इंडिया से बहुत फायदा हुआ है। वहीं दूसरा ग्रुप मेक इन इंडिया को फ्लॉप मानता है, उनका कहना है कि मेक इन इंडिया से भारत को कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप सही कह रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, और साथ में जानेंगे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम से भारत में कितना इन्वेस्टमेंट आया है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत के 25 सेक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल कम हो सके, भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ सके, भारत के एक्सपोर्ट बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सके। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स को फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देने का वादा भी किया गया है। आइए अब जानते हैं मेक इन इंडिया के मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। मेक इन इंडिया का पहला ऑब्जेक्टिव भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट को 12 से 14% तक ले जाना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव 2022 तक 100 मिलियन मतलब कि 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की GDP में 25% तक ले जाना है। चौथा ऑब्जेक्टिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। तो आइए अब जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स भारत सरकार ने सेट किए हैं उनमें से कितने कंप्लीट हुए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को 12 से 14% तक ले जाना है, जो कि अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट सिर्फ 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में 13% तक गई थी, पर फिर अगले साल ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट गिर के 7.9% पे आ गई थी। फिर उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट गिर रही है। तो अगर आप पिछले 6 साल का डाटा ले तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 6.9% रही है, जो मेक इन इंडिया के टारगेट से बहुत कम है। तो पहला ऑब्जेक्टिव अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव 2022 तक 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करना था, जो वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तीसरा ऑब्जेक्टिव 2025 तक भारत की GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% तक ले जाना है, जो ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की GDP में 16.3% है और पैंडेमिक के चलते ये 14.3% पे आ गया है। तो पैंडेमिक के खत्म होने के बाद भारत सरकार जितना भी कोशिश कर ले, 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की GDP में 18% से ऊपर नहीं जाएगा, और इसके पीछे बहुत से रीजन है। एक एक करके बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं जिसमें भारत सरकार बुरी तरह से फेल साबित हुई है, उसके पीछे खुद भारत सरकार ही जिम्मेदार है। जैसे कि BJP ने अपने लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा टारगेट सेट कर लिया है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट को 12 से 14% तक ले जाएंगे। अब कैसे लेके जाएंगे ये नहीं सोचा। 2022 तक 10 करोड़ जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे ये नहीं पता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GDP में 25% तक लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे ये भी नहीं तो पता। मुन्ना भैया वाली बात पॉलिसी तो अच्छी बना दी, पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे करना है ये इनको नहीं पता था। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हालात हम सबको पता है, पहले से ज्यादा बेहतर हुए हैं, पर दूसरे देशों के मुकाबले आज भी हम कुछ चीजों में बहुत पीछे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर लॉस, टैक्स रिफॉर्म, लॉजिस्टिक कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन, रेड टेपिज्म।
आपको जान के हैरानी होगी कि भारत से कहीं ज्यादा बेहतर लेबर लॉस बांग्लादेश में। तो सबसे पहले भारत सरकार को इन चीजों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। सिर्फ टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर प्लानिंग और फिर प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना होगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे ग्रो करना है ये हमें चाइना से सीखना होगा। 1990 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन चाइना की जीडीपी में सिर्फ 2.6% था, पर 2013 आते आते ये 24.9% हो गया था। चाइना को भी टाइम लगा, पर उसने प्रॉपर प्लानिंग की और फिर उसे ढंग से एग्जीक्यूट किया, जिसके चलते चाइना 11 साल से मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 देश है। तो भारत को भी थोड़ा टाइम देना होगा और जो प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रही हैं उन्हें सॉल्व करना होगा। अब बात करते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट की। तो देखा जाए मेक इन इंडिया से भारत में इन्वेस्टमेंट खूब आया है। 2013-14 में भारत में $36 बिलियन का एफडीआई आया था। फिर जैसे ही मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ, भारत में एफडीआई हर साल बढ़ने लगा। 2015 में भारत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का टॉप डेस्टिनेशन था। 2020-21 में पेंडेमिक के बावजूद भारत में रिकॉर्ड $81 बिलियन का एफडीआई आया था। इसके अलावा जैसे ही भारत ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया तो उसको ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट करने के लिए जापान सामने आया। जापान ने भारत के साथ मिलकर जापान इंडिया मेक इन इंडिया स्पेशल फाइनेंस फैसिलिटी फंड बनाया, जिसमें उसने $12 बिलियन इन्वेस्ट किया, जिससे मेक इन इंडिया कैंपेन को पुश मिल सके। इसके अलावा बहुत सी ग्लोबल कंपनीज ने भारत में इन्वेस्ट करना चालू किया और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में सेटअप करने लगे। किया, साउथ कोरिया ऑटोमोबाइल कंपनी ने 2017 में मेक इन इंडिया के तहत आंध्र प्रदेश में $1.1 बिलियन का कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया। ये किया का भारत में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। किया की भारत में ग्रोथ देख के उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया कि 2021 में वो भारत में $2 बिलियन और इन्वेस्ट करेंगे। 2017 में मेक इन इंडिया मूवमेंट के तहत यूरोपियन ऑटोमोबाइल मेजर पीएसए ने सीके बिरला ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके तमिलनाडु में 7,000 करोड़ रुपए का कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की बात करें तो हिताची कंपनी ने 2016 में चेन्नई में ऑटो कंपोनेंट प्लांट सेटअप किया। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत भारत और रशिया साथ मिलकर बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं, जैसे कि KA-226T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, जिसमें 60 हेलीकॉप्टर्स रशिया में बनेंगे और 140 भारत में। इसके अलावा दोनों देशों ने मिलकर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बनाई है, जिसमें 50.5% शेयर भारत का है और 49.5% शेयर रशिया का है। इसके अलावा अगस्त 2015 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने रशिया से सुखोई Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के 332 कंपोनेंट्स की ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात सामने रखी, जिससे मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत ये सभी कंपोनेंट्स भारत में ही बन सके। इसके अलावा भारत सरकार ने 2020 में 101 डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया। अब ये सारे आइटम्स मेक इन इंडिया मूवमेंट के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसके अलावा अगले साल तक भारतीय नौसेना को अपना पहला मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिल जाएगा। अभी INS विक्रांत टेस्ट मोड में है। डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने कंफर्म किया है कि वो म्यांमार के T-72 टैंक्स को अपग्रेड करेगा। उसके अलावा लाइट वेट टॉर्पीडो मिसाइल म्यांमार को देगा, जो उसने श्रीलंका और वियतनाम को दिया है। इसके अलावा मार्च 2020 में भारत ने आर्मीनिया के साथ $40 मिलियन की रडार्स की डील साइन करी। अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पे बहुत ध्यान दे रहा है। बहुत से देशों से इन दोनों वेपन्स को लेकर भारत की बात चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं और ये सब पॉसिबल हो पाया है मेक इन इंडिया कैंपेन की वजह से। जैसे कि फॉक्सकॉन अगले 5 साल में $5 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हाई टेक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। माइक्रोमैक्स की बात करें तो उसने मेक इन इंडिया मूवमेंट के चलते 3 न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सेटअप किए हैं। क्वालकॉम ने डिजाइन इन इंडिया प्रोग्राम के चलते टॉप 10 इंडियन हार्डवेयर कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। सैमसंग ने 2018 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के नोएडा में सेटअप किया है। मोटोरोला ने चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है। वीवो ने नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है। ऐसे ही Xiaomi, वेस्ट्रॉन, HMD ग्लोबल और VVDN टेक्नोलॉजीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में सेटअप किए हैं। 2021 की बात करें तो टेस्ला भारत में आ चुकी है। अमेजॉन ने फरवरी 2021 में अनाउंस किया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग भारत में इस साल शुरू कर देगा। इसके अलावा सैमसंग ने अपनी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से हटा के भारत के नोएडा में शिफ्ट कर दिया है। टाटा ग्रुप 5,000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु में सेटअप करने जा रहा है, जिसमें एप्पल के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। अच्छा। इसके अलावा और भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट हुई है भारत के डिफरेंट सेक्टर्स में। अगर मेरे से कोई मेजर डील या इन्वेस्टमेंट छूट गई है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मेक इन इंडिया से भारत को क्या फायदा हुआ है।
मेक इन इंडिया की वजह से भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 में 134वीं रैंक पे था, जो 2020 में 63 रैंक पे आ गया है। 2014 में भारत ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 72 पोजीशन पे था, जो 2021 में 43 पोजीशन पे आ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 2014 में 76 थी, जो 2021 में 50 है। 2014 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 54 थी, जो 2021 में 35 है। इसके अलावा एफडीआई में इंक्रीज देखने को मिला है। तो देखा जाए मेक इन इंडिया ना ही पूरी तरह से हिट है ना ही फ्लॉप है। हाँ, पर मेक इन इंडिया से भारत को फायदा तो हुआ है, नुकसान कुछ नहीं हुआ है। फ्यूचर की बात करें तो मेक इन इंडिया का फ्यूचर शानदार होगा। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार के पास अब मेक इन इंडिया का 5-6 साल का परफॉर्मेंस डाटा आ चुका है। तो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे भारत सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सी स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे कि स्किल इंडिया, जिसमें लेबर्स को पर्टिकुलर जॉब्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टार्टअप इंडिया, इस स्कीम के तहत ऑलरेडी बहुत से स्टार्टअप भारत में हर साल लॉन्च हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया, इस स्कीम ने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसने भी ग्राउंड लेवल पे बहुत ही अच्छा काम किया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, ये मेक इन इंडिया के ग्रोथ के लिए इक्का साबित होगी। इसके अलावा भारत के कुछ जो बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये सब आने वाले टाइम में भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करेंगे, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़ेगी। भारत एक दिन मैन्युफैक्चरिंग हब जरूर से बनेगा, पर इसमें टाइम लगेगा। चाइना को भी टाइम लगा था। चाइना ने मेक इन चाइना 1978 में लॉन्च किया था और उसका फायदा उसे कुछ टाइम बाद मिलना शुरू हुआ था। तो भारत को भी इसका फायदा जरूर से मिलेगा, पर भारत को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। समझ आ गया, सब समझ आ गया। हमें पता चल चुका है कि कैसे इंडिया ने 2014 के बाद एक बूम लेकर आया है। सर, मेक इन इंडिया पॉलिसी असल में ये थी, हसन मैं समझा शायद मेड इन इंडिया खुद, मतलब इन्होंने प्लांट लगाए और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। मेक इन इंडिया से मुराद इंडिया ने कहा आगे इंडिया के अंदर बनाओ। हम नहीं, हम बाहर से नहीं मंगाएंगे आपके पास चीजें। आपने अगर हमारे अंदर इंपोर्ट करनी है गाड़ी, जैसे किया का प्लांट साउथ कोरिया ने आगे लगाया, और वो भाई कहाँ से कहाँ कहते पहुँच गया। अब $2 बिलियन और जाना खर्च इस पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह सैमसंग देख लें, वीवो देख लें, उनको कंपनीज ने आके प्लांट्स यहाँ पे लगाए इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया वहाँ से बनाए, फिर इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है ना, वहाँ से हो, उस पर इंडिया ड्यूटी लगाएगा, इंडियन गवर्नमेंट, उनको फायदा होगा। और देखिए ये पॉलिसी बड़ी अच्छी है कि जब भी कोई इन्वेस्टर आता है तो उसमें शेयर्स जो हाफ जो होते हैं वो इंडिया के होते हैं। इंडिया मतलब इंडिया अपना हिस्सा जरूर रखता है अंदर के, कोई भी मतलब ऊंच नीच हो या कुछ भी हो, मतलब हर चीज में बेनिफिट इंडिया को हो सके, इंडियन गवर्नमेंट को हो सके। एग्जांपल ले लें आप, मारुति की एग्जांपल ले लें। मारुति के साथ सुजुकी का 50% शेयर है, ठीक है, मतलब हमारे उसको सुजुकी कहते हैं, इंडिया के अंदर उसे मारुति कहते हैं। हालांकि लोगो सुजुकी का, लेकिन नाम मारुति चलता है ज्यादा, ऐसे ही है ना, इधर सुजुकी कहते हैं। तो यार जबरदस्त ही एक किस्म की चीज है। और सऊदी अरब के साथ भी इनकी डील हुई है, ऑयल फैक्ट्री के, ऑयल रिफाइनरी लगने लगी है, 50% इंडिया में दुरुस्त है। और इन्होंने कहा है कि हमें इनको मजीद अभी इंडिया को टाइम लगेगा, मतलब कोरोना ने काफी इनका थोड़ा सा नुकसान कर दिया, ऊपर जाते जाते नीचे आ गया थोड़ा सा। मतलब इनकी जो आपस में जो इनकी मेक इन इंडिया पॉलिसी के थ्रू इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग का इनका रोल था, इन्होंने कहा था 25% हम GDP के अंदर एंटर करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकेगा अब, क्योंकि कोरोना भी आ गया। मैक्सिमम से मैक्सिमम भी उन्होंने बताया कि 18% तक जो है ना GDP में रोल हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन असल देखा जाए तो ये भी बहुत ज्यादा है यार। माद इन्होंने ये जो वीडियो बनाई है भाई साहब ने, ये काफी मतलब अनबायस्ड एंड न्यूट्रल हो गए, मतलब उन्होंने कोई ये नहीं कि यार ये PM मोदी जी ने काफी अच्छा काम किया। उन्होंने फर्स्ट हाफ में बताया कि टारगेट्स हमारे पूरे नहीं हुए, बट वो जो मिड और एंड था ना, उसमें बताया कि यार ये जो अचीव कर लिया हमने, जो अचीव कर वो बताया। मतलब इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों बताए। ये नहीं कहा कि मोदी गवर्नमेंट बेकार, या फिर ये नहीं कहा कि मोदी गवर्नमेंट जिंदाबाद। इन्होंने टोटल इनको पहले नेगेटिव पॉइंट्स बताए, फिर पॉजिटिव पॉइंट्स बता के हौसला दे दिया इंडिया वालों को भी, ये कुछ हो गया है, ठीक है ना। वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हो गया ये भी बहुत हो गया। यार ये भी बड़ी बात है कि सैमसंग ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है चाइना लार्जेस्ट यूपी के अंदर उन्होंने मतलब बना लिया सर। और ये जो है ना सुन के हैरानी हुई है कि तमिलनाडु के अंदर दोबारा टाटा कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही। मैंने सुना था वहीं से इनको निकाल दिया गया था, फिर इनको वेलकम किया था गुजरात ने टाटा कंपनी को। आपने शायद देखा होगा, सुना होगा। बंगाल से निकाला था। अच्छा हाँ, वो बंगाल था यार, वेस्ट बंगाल से था वो, बंगाल था, ये तमिलनाडु। सॉरी, उस टाइम जो थी ना वो लेडी थी कोई, उनकी सीएम थी उस टाइम, जो गुजरात के जो सीएम थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम टाटा, फिर गुजरात। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, यू आर राइट हसन।
तो गाइस हमें तो बहुत मजा आया वीडियो देखा। अगर आपको भी मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें ऐसी सपोर्ट करते रहें छोटी सी। तो अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज।